कांगो का आखिरी साल सालार के कई हवालों से बेहद हंगामा खेज रहा। वो हटबैंक के साथ अपने आखिरी साल में अपने सारे मामलात को वाइंड अप कर रहा था। अमेरिकी हुकूमत ने उसे सदर के अहदे की पेशकश की थी। वर्ल्ड बैंक का पहला कम उम्र तरीन मुसलमान सदर 42 साल की उम्र में उस अहदे पर काम करने के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार हो सकता था। वो तारीख का हिस्सा बन सकता था बेहद आसानी से। उसने अमेरिका में होने वाली मीटिंग और उस ऑफर के बारे में सबसे पहले काम वापस आने पर इमामा को बताया था। तो उसने सालार से पूछा, तो क्या? सालार से अंदाज में कहा, तुमने क्या कहा? इमामा ने उससे पूछा। मैंने सोचने के लिए टाइम ले आया है। इमामा उसके जवाब से बेहद नाखुश हुई। सोचने के लिए टाइम? तुम इनकार करके नहीं आए? उसने जैसे सालार को याद दिलाया। इनकार किया था, कबूल नहीं हुआ। मुझे सोचने के लिए कहा गया है। तुम क्या सोच रहे हो सालार? तुम्हें ऑफर कबूल करना चाहते हो? उसने सालार से डायरेक्ट सवाल किया। करनी चाहिए क्या? सालार ने जवाबन पूछा। नहीं। इतना हतमी दो टोक जवाब आया था कि सालार बोल ही नहीं सका। तुम्हें याद नहीं तुम किस मकसद के लिए काम कर रहे हो और क्या करना चाहते हो? इमामा ने जैसे उसे याद दिलाया। बिल्कुल याद है। फिर उलझन किस बात की? इमामा ने पूछा। उलझन नहीं है, सिर्फ मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा वक्त चाहिए मुझे अपने प्रोजेक्ट को अमली शक्ल में दुनिया के सामने लाने के लिए। वर्ल्ड बैंक के सदर के तौर पर काम कर लूँगा तो उस प्रोजेक्ट में बहुत मदद मिलेगी। ढेरों कंपनीज और इन्वेस्टर्स हमारे पास आएंगे। बहुत सी जगहों पर मुझे तारुफ करवाना ही नहीं पड़ेगा। इमामा ने उसे टोका। बस सिर्फ ये वजह है? उन चंद इंसानों में थी जिसके सामने वो झूठ नहीं बोल सकता था और उसका झूठ पकड़ लेती थी। पता नहीं ये खुसूसियत सारी बीवियों की होती है या सिर्फ इमामा हाशिम की। वर्ल्ड बैंक के सदर के तौर पर एक मुसलमान की तैनाती एक एजाज भी तो है। सालार ने इस बार बेहद मध्यम आवाज में वो तरकीब भी सामने रखी। वर्ल्ड बैंक क्या है सालार? कुछ भी नहीं। सूद का काम करने वाली कौमों का इज्तिमा और क्या है? क्या एहसास वाली बात है इसमें कि सूद का काम करने वाली उन कौमों की सरबराही एक मुसलमान के पास हो? ये एहसास नहीं बल्कि शर्म से डूब मरने वाली बात है एक मुसलमान के लिए। इमामा ने जैसे उसे आईना ने जूता दिखाया था। जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे हो उसमें कामयाबी तुम्हें अल्लाह ने देनी है। तुम्हारे इल्म, तजुर्बे और काबिलियत वर्ल्ड बैंक के साथ मुंसलिक शनाख्त ने नहीं। तुम अब 40 साल के हो चुके हो, बच्चे बड़े हो रहे। 5 साल वर्ल्ड बैंक का सदर रहने के बाद तुम 45 साल के हो चुके होगे। फिर उसके बाद तुम एक इस्लामी मालियाती निज़ाम पर काम करना शुरू करोगे। जब तुम अपनी सारी जवानी वर्ल्ड बैंक को दे चुके होगे, तुम यकीनन मजाक कर रहे हो। फिर अपने साथ और उन लोगों के साथ जिन्हें तुम एक मुमकिन इनकलाब का हिस्सा बनाए बैठे हो, वो कहते हुए उठ गई। तुम्हें पता है मामा, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन असासा क्या है? तुम्हारी सालिमाना साफ हुई जो मुझे मेरे औकात में ले आती है। तुम मुझसे इम्प्रेस क्यों नहीं हो जाती? ये मामा इस बार रुक कर उसे देखने लगी। मैं उलझा था लेकिन गुमराह नहीं। तुम ठीक कह रही हो, वक्त गुजरता जा रहा है। वो अब अपना एतराफी बयान दे रहा था। इमामा का चेहरा खिल उठा था। मुझे तुमसे मुतासिर होने, तुम्हारी गुन गाने के लिए बनाया नहीं गया सालार, उसके लिए दुनिया है। मुझे तुम्हें चैलेंज करके तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा साथी बनाया गया है। एक काम कोई और नहीं कर सकता। वह मुस्कुराते हुए कह रही थी। वो ऑफर मीडिया की सारी मंजर आम पर आ गई थी और वर्ल्ड बैंक के अगले मुमकिन सदर के तौर पर सालार सिकंदर का नाम बहुत सी जगहों पर उछाला जाने लगा। ये उसके खानदान और हल्का अहबाब के लिए बेहद फक्र का बास बनने वाली खबर थी और सालार के इनकार करने के बावजूद कोई भी मानने को तैयार न था कि वो उस ऑफर को कबूल करने से इनकार कर सकता है। सिकंदर उस्मान खास तौर पर उसके इस फैसले से खुश नहीं हुई थी। तुम अकल से पैदल हो और हमेशा रहोगी, उन्होंने बेहद खफगी का इजहार करते हुए सालार से कहा। सालार चंद दिन के लिए पाकिस्तान आया हुआ था और सिकंदर ने जरूरी समझा था कि वो एक बार उसे समझाने की कोशिश करती और उस कोशिश के दौरान सालार की बताई हुई वजह पर वो सीख पा गई। तुम वर्ल्ड बैंक का सदर नहीं बनना चाहते। तुम सूद से पाक एक इस्लामी मालियाती निज़ाम बनाने का ख्याली पलाव पकाते और खाते रहना चाहते हो। वो इतना तलख होना नहीं चाहते थे जितना हो गए थे। तुम्हारी तरह ढेरों लोग एक ख्याली पलाव बना रहे, सारी दुनिया में बनाते जा रहे हैं। न पहले कोई कुछ कर सका था, नहीं आइंदा कुछ होने वाला है। और मुझे यकीन है तुम्हारे ज़हनी फतूर के पीछे इमामा का हाथ होगा। उससे मशवरा तो किया होगा ना तुमने? तुम जानते हो सालार, ये जो मौजूदा निज़ाम है उसे हटाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि अफराद का बनाया हुआ निज़ाम नहीं है, रियासतों का बनाया हुआ निज़ाम है, फलाही रियासतों का निज़ाम। वो बेशक इस्लामी न हो लेकिन अपने अंदर इस निज़ाम को चलाकर
कम से कम अपने माशरे में लोगों को एक फ्लाई सिस्टम दिए हुए हैं। तुम अफराद को चैलेंज कर सकते हो, रियासतों को नहीं। आप ठीक कहते, जब तक किसी कौम के अफराद सिर्फ अपने लिए जी और मरेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जब लोग कौम के लिए सोचना शुरू कर देंगे सब कुछ बदल जाएगा। उसने सिकंदर उस्मान से कहा, जिन माशरा और अक़वाम की मिसालें आप दे रहे हैं उनके ढेरों अफराद ने अपनी जिंदगियां लाइब्रेरीज पर सिर्फ उस ख्वाब और अज़्म के साथ गुजारी थी कि जो काम वो फर्द के तौर पर कर रहे हैं उनकी कौम के लिए बेहतर साबित हो। उनमें से कई भी पर्सनल ग्लोरी के लिए जिंदगी कुर्बान नहीं कर रहा था। वो बानी और मौजूद के तौर पर कोई पहचान बनाकर तारीख का हिस्सा बनना चाहते थे, और यही ख्वाहिश मेरी भी है। एक कोशिश मुझे भी अपनी कौम के लिए करने दे। सिकंदर उस्मान बहुत देर तक कुछ बोल ही न सके थे। उसने उन्हीं की बातों का हवाला देकर उनसे बहस की थी और हमेशा की तरह बहस जीत गया। वर्ल्ड बैंक के कितने सदर गुजर चुके हैं मुझसे पहले, किसी को नाम भी याद नहीं होंगे कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सदर के तौर पर क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे। एक कोशिश करना चाहता हूँ, शायद इसमें कामयाब हो जाऊँ, और अगर नाकाम भी रहा तो भी कोई एहसास जुर्म तो नहीं होगा कि मैं सूद खाने और खिलाने वालों के साथ जिंदगी गुजार कर मरा। ठीक है, तुम जो कुछ करना चाहते हो करो, उन्होंने बेहद मायूसी से कहा। तुमने पहले कभी मेरी बात नहीं मानी, अब कैसे मानोगे? सालार मुस्कुराया। वो बाप की मायूसी को समझ सकता था, वो उनका ख्वाब तोड़ रहा था। मुझे यकीन है पापा, मैं जो भी करने जा रहा हूँ सही होगा, इसलिए आप परेशान हो। उसने सिकंदर को तसल्ली दी। और यकीन तुम्हें क्यों है? सिकंदर तंज किए बगैर न रह सके। क्योंकि आपने जिंदगी में जब जब मुझे जिस भी फैसले से रोका है वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। आपकी ममानियत गुड लक चार्म है मेरे लिए। सिकंदर ठीक कहते थे, वाकई ढीठ था, मगर उसने सेंस ऑफ ह्यूमर बाप से लिया था, जिनका पारा लम्हा में चढ़ा उतरा और हंस पड़े। कमीने, शुक्रिया, सालार ने जवाब मुस्कुराहट के साथ कहा। और ये फ्लू कब से चल रहा है तुम्हारा? फुरकान ने सालार से पूछा। वो 8 महीने के बाद मिल रहे थे। एक तो अब 1-1.5 माह से कुछ मुस्तकिल हो गया है, आता जाता रहता है सर दर्द के साथ, शायद किसी चीज की एलर्जी है। सालार ने लापरवाही से कहा। तुम कोई मेडिसिन ले रहे हो? फुरकान ने पूछा। हाँ वही एंटीबायोटिक, लेकिन असर कभी हो जाता है कभी नहीं, सालार ने बताया। तुम ब्लड टेस्ट करवा लो, कहीं कोई और मसला न हो। फुरकान उस वक्त मर के भी नहीं सोच सकता था कि मसला इतना बड़ा हो सकता है। सालार के करवाए जाने वाले टेस्ट ने फुरकान के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। उसे यकीन ही नहीं आया था कि रिपोर्ट सालार की हो सकती है। क्यों? मजीद टेस्ट क्यों? कोई ऐसा सीरियस मसला तो नहीं? मुझे दूसरे दिन मजीद टेस्ट का कहने पर सालार ने एक बार फिर लापरवाही से उसकी बात हवा में उड़ाने की कोशिश की। उसे लाहौर में काम का ढेर निपटाना था और उस ढेर में किसी हॉस्पिटल में जाकर मजीद टेस्ट करवाना उसके लिए बेहद मुश्किल काम था। फुरकान खुद में हिम्मत पैदा नहीं कर सका। वो उसे बताता कि उसकी इब्तिदाई टेस्ट किस चीज की जानिब इशारा कर रहे थे। ये जरूरी है सालार, काम होते रहेंगे, लेकिन सेहत पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। फुरकान ने जवाब में कहा। सेहत बिल्कुल ठीक है यार, सेहत को क्या हुआ? एक मामूली फ्लू होने पर तुमने मुझे डॉक्टरों की तरह हॉस्पिटल्स के चक्करों पर लगा दिया, सालार ने उसे अंदाज में कहा। और वैसे भी अगले महीने मुझे अमेरिका जाना है, वहाँ मेडिकल चेकअप करवाना है, तुम फिक्र न करो, सब ठीक है। वो अब उसे टालने की कोशिश कर रहा था। सब ठीक नहीं है सालार, फुरकान को लाकर उसे टोकना पड़ा। क्या मतलब? सालार उसकी बात पर ठिठका। मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ आधे घंटे में। फुरकान ने फोन पर मस्जिद कुछ कहे फोन रख दिया था। सालार उसके अंदाज पर उलझा था, लेकिन उसे सिर्फ एक डॉक्टर का प्रोफेशनलिज्म समझा। तुम फौरी तौर पर कहीं नहीं जा रहे, मुझे इसी हफ्ते में तुम्हारे सारे टेस्ट करवाने और उसके बाद ही तुम कहीं जा सकते हो। फुरकान वाकई ने सिर्फ आधे घंटे में पहुंच गया था, बल्कि उसने सालार को अपनी सीट कैंसिल करवाने के लिए भी कह दिया था। क्या मसला है फुरकान? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते? क्या छुपा रहे हो? क्यों जरूरत है मुझे इतने लंबे चौड़े टेस्ट की? सालार पहली बार वाकई खिटका था। फुरकान को एहसास हो गया कि उसे बताए बगैर उसे टेस्ट पर आमादा नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ एक कंफर्म करना चाहता हूँ कि कोई ट्यूमर नहीं है। वो दुनिया का मुश्किल तरीन जुमला था, जिसे अदा करने के लिए फुरकान ने सारे अल्फाज इकट्ठे किए, यूं जैसे सालार से ज्यादा वो अपने आप को तसल्ली देना चाहता था। ट्यूमर? सालार ने बेकीनी से कहा। ब्रेन ट्यूमर। फुरकान ने अगले 2 लफ्ज़ जिस वक्त से कई साल उस वक्त से भी उन्हें बोल नहीं सका। उसके कान साए साए करने लगे थे। वो बेकीनी से फुरकान को देखता रहा, फिर उसने कहा, ये टेस्ट तुमने करवाए इंडिकेटेड कर रहे हैं कि वो खुद भी जुमला पूरा नहीं कर पा रहा है।
उसने फ़ोन पर सालार को कॉल मिलाई। चंद मरतबा बिल जाने के बाद फ़ोन उठा लिया गया, लेकिन उठा लेने वाला फुरकान था। इमामा हैरान हो गई। सालार लाहौर में था और उसने कुछ मसरूफियात की बिना पर अपनी सीट आगे करवा लिए। उसने इमामा को बताया था और ये भी बताया था कि फुरकान उसके बार बार फ्लू की वजह से उसे ब्लड टेस्ट करवाने का कह रहा था और इमामा ने उसे कहा था कि उसे फुरकान की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद इमामा और सालार की उन टेस्ट रिपोर्ट्स के हवाले से कोई बात नहीं हुई और अब फुरकान एक बार फिर सालार के फ़ोन पर था। तो ये लाहौर में उसकी सालार से तीसरी मुलाकात थी उन चंद दिनों में। वो सोचे बिना न रह सकी। अब उससे इसका और उस बच्चों का हाल पूछ रहा था, लेकिन उसका अंदाज बहुत अजीब था। वो खुश मिजाजी जो उसके तर्ज तखातब का हिस्सा होती थी, वो आज इमामा को मुकम्मल तौर पर गायब महसूस हुई। सालार भी थोड़ी देर में फ़ोन करता है तुम्हें, उसने इब्तिदाई एलेक्स से लेके बात कहा। फ़ोन आपको कैसे दे दिया उसने? ये बात इमामा को बेहद हैरान कुन लगी। हाँ, वो हॉस्पिटल में आए हुए थे और सालार को मुझसे काम था। वो जरा वॉशरूम तक गया है तो फ़ोन यही छोड़ गया। इमामा के लिए नाकाबिल यकीन था। वो वॉशरूम जाते हुए अपना फ़ोन कहीं छोड़ कर जाने वालों में नहीं था, लेकिन उसने मज़ीद सवाल जवाब की बजाय सालार की कॉल का इंतज़ार मुनासिब समझा। सालार यमान आई करवा रहा था। उसके होने वाले टेस्ट उन सारी खदशात की तस्दीक कर रहे थे जो फुरकान को हुए थे। उसे ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर मुहलिक था, उसकी भी तस्दीक हो गई। और पहला मौका था जब सालार ने पहली बार बैठकर अपनी ज़िंदगी के 42 सालों के बारे में सोचा। मोहलत का उसूल जो कुरान मस्जिद में था उसे अब समझ आया, लेकिन यकीन करना मुश्किल था कि वो कानून अब उसकी अपनी ज़िंदगी पर लागू होने जा रहा था। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। इस ट्यूमर के मुहालिक होने की तस्दीक पर फुरकान उससे कम अपसेट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसने गुमसुम बैठे सालार को तसल्ली देना शुरू की। तुम अब सिर्फ इतना सोचे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे सर उठाकर फुरकान को देखा और कहा, तुम डॉक्टर हो कि मुझसे बात कह रहे हो? फुरकान बोल न पाया। वो दोनों देर तक चुप रहे। तुम फौरी तौर पर अमेरिका चले जाओ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स और अस्पताल है, हो सकता है वहाँ उसका इलाज हो जाए या कोई और हल हो। वो अब डॉक्टर बनकर नहीं, उसका एक अजीज दोस्त बनकर बात कर रहा था। इमामा से क्या कहूँ? उसने अजीब सवाल किया। अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं, एक बार अमेरिका से टेस्ट होने दो, देखो वहाँ के डॉक्टर्स क्या कहते। फुरकान ने कहा। यहाँ के डॉक्टर्स क्या कहते? फुरकान उसके सवाल को नजरअंदाज कर गया था। पाकिस्तान में ब्रेन ट्यूमर का इलाज और न्यूरो सर्जरी इतनी एडवांस नहीं जितनी अमेरिका में, इसीलिए यहाँ के डॉक्टर्स की राय मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती। उसे फुरकान की बेबसी पर खुद से ज्यादा तरस आ रहा था। उसे कुछ बताना भी नहीं चाहता था और कुछ छुपाना भी नहीं। हुमैन, जाओ भाई को बुला के लाओ, सोने से पहले तुम लोगों को दुआ पढ़ा दे। पता नहीं इतनी देर क्यों लगा दी उसने। बच्चों को पढ़ाने से फारिग होने के बाद उन्हें सोने के लिए लेटने का कहते हुए इमामा को जिब्राइल याद आया। उसे कमरे से गई काफी देर हो गई थी। आज मैं पढ़ाता हूँ, मैंने ऐलान करते ही दोनों हाथ किसी नमाजी की तरह सीने पर बांधते हुए जज्ब के आलम में दुआ पढ़ने के लिए अपना मुंह खोला और इमामा ने उसे टोका। हुमैन, भाई पढ़ाएगा। हुमैन ने बंद आंखें खोली और हाथ भी। उससे पहले कि वो कमरे से निकल जाता, इमामा ने नाइट सूट के उस पाजामे पर लगी ग्राह को देखा जो अभी अभी बाथरूम से पहन कर निकला था। पाजामे के ऊपरी हिस्से को इजार बांध के बजाय एक बड़ी सी ग्राह लगाकर किसा गया था। इधर आओ, इमामा ने इसे बुलाया। ये क्या है? उसने झुककर नीचे बैठे इस ग्राह को खोलने की कोशिश की ताकि पाजामा को ठीक कर सके। हुमैन ने एक चीख मारी और झटका खाकर उस ग्राह पर दोनों हाथ रख के पीछे हटा। मम्मी, नहीं, इसकी स्ट्रिंग कहाँ है? इमामा को अंदाजा हो गया था कि इस ग्राह को बांधने की वजह क्या थी। मैंने स्कूल में किसी को दे दी, इमामा ने हैरानी से पूछा। क्यों? चैरिटी में। हुमैन ने जुमला मुकम्मल कर दिया। इमामा ने हक्का बुक्का होकर अपने उस बेटे का इत्मीनान और इत्मीनान देखा। चैरिटी में? वाकई हैरान थी। सिर्फ डोरी को? नहीं, मुख्तसर जवाब आया। फिर डोरी से बैग को बांधा था। किस बैग को? इमामा का माथा टिटका। उस बैग को जिसमें खिलौने थे। जवाब पूरा आया था। किसके खिलौने? इमामा के माथे पर बल पड़े। वेल, हुमैन ने माँ रईसा और इनाया को बारी बारी मोहतात अंदाज में देखा और अपने जवाब को गोलमोल करने की बेहतरीन कोशिश की। वो कई लोगों के थे। इमामा को एक लम्हे में समझ आया कौन थे, किसको दिए, क्यों दिए, किससे इजाजत ली। उसने एक के बाद दिगरे ताबड़तोड़ सवालों की बौछार कर दी। ये पहला मौका नहीं था जब हुमैन सिकंदर ने महात्मा बुद्ध बनने की कोशिश करते हुए
अपने बहन भाइयों के खिलौने दान किए थे, और उसके बहन भाइयों में अगर बल्ला का तहम्मुल न होता तो उसके इस कारनामे पर हर बार बल्ला का रन पड़ता। इनायत की आंखें अब आंसुओं से लबालब भर गई थी। उस छोटे भाई ने तय किया हुआ था कि वो उनकी हर चीज को किसी भी वक्त मिशनरी जज्बे के तहत किसी को भी दे सकता है। मम्मी, इनाया बुरी तरह बिलबिलाई। चैरिटी गुनाह नहीं है। मैंने अपनी आंखें आदतन गोल करते उन दो अल्फाज का एक बार फिर इस्तेमाल किया जो पिछले कई दिनों से बार बार उसकी गुफ्तगू में आ रहे थे। तुमने मेरे खिलौने चुराए। इनाया का बस चलता तो उसे पीट डालती, कम अज कम रात के उस पहर जब उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उसका कौन कौन सा खिलौना चैरिटी में दे आया है। सुबह बात करेंगे उस बारे में, अभी नहीं। इमामा ने मुदाखलत की और इससे पहले कि वो कुछ और कही थी, सोफे पर पड़ा उसका सेल फोन बजने लगा। उसका ख्याल था उस सालार की कॉल थी। इमामा ने सेल फोन पर सिकंदर उस्मान का नाम चमकते देखा और कॉल रिसीव करते उसने तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। सालार कहाँ है? सिकंदर ने उसके सलाम का जवाब देती अजीब इसराब के आलम में पूछा था। एक डिनर में गए, बस अभी आने वाले होंगे। मैं उसे कॉल कर रहा था और वो रिसीव नहीं कर रहा। इमामा को उनके लहजे में परेशानी और घबराहट महसूस हुई। हो सकता है डिनर में आपकी कॉल न ले पा रहे हो। वो अक्सर ऐसे फंक्शंस में अपना सेल साइलेंट पर लगा देते। खैरियत है ना पापा? वो पूछे बिना न रह सकी। तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? सिकंदर उस्मान हवास बाखनगी में कहते चले गए। उन्हें कुछ देर पहले उनके करीबी अजीज ने उस हवाले से फोन किया था। उस अजीज ने सालार की बीमारी के हवाले से एक खबर किसी चैनल पर देख ली थी और फौरी तौर पर अफसोस का इजहार करने के लिए सिकंदर उस्मान को फोन किया और सिकंदर शॉक्ड रह गए थे। उसने हवास बाखनगी के आलम में सालार को कॉल्स करना शुरू कर दी थी जो उसने रिसीव नहीं की। उस डिनर में बैठने से पहले सिकंदर उस्मान की कॉल आने से पहले सालार को पता चल गया था कि मीडिया में उसकी बीमारी की खबर ब्रेक हो चुकी है। उसके स्टाफ ने उसे इत्तला दी थी और वो सख्ते में आ गया था। सिकंदर उस्मान का नाम अपने फोन पर चमकता देखकर सालार की भूख खत्म हो गई थी। उसे यकीन था कि वो कॉल किस मकसद के लिए की जा रही, लेकिन वो वहां बैठकर सिकंदर से बात करने की हिम्मत ही न कर सका। वो बोझ जिसकी कई महीनों से उसे दोहरा कर रखा था, एकदम जैसे और बहुत से लोगों की कमरे झुका देने वाला था। और अगर सिकंदर की खबर मिल चुकी थी तो इमामा वो आगे नहीं सोच सका। क्या नहीं बताया पापा? क्या छुपाया आपसे? इमामा की समझ में सिकंदर की बात न आई। ब्रेन ट्यूमर के बारे में सिकंदर ने जैसे कराते हुए कहा। इमामा भी कुछ नहीं समझी। ब्रेन ट्यूमर? किसके ब्रेन ट्यूमर के बारे में उलझी? और पहला मौका था जब सिकंदर का एहसास हुआ कि वो भी उनकी तरह बेखबर थी। पापा, आप किसकी ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं? इमामा ने एक बार फिर पूछा। जवाब सिकंदर उस्मान की हलक में अटक गया। पापा, इमामा उनके मुसलसल खामोश रहने पर एक मरतबा फिर अपना सवाल दोहराना चाहती थी, लेकिन दोहरा न सकी। बिजली के कोंदे की तरह उसके दिमाग में अपने इस सवाल का जवाब आया। सिकंदर किसकी बीमारी पर यूं बेचैन हो सकते हैं? सालार? क्या सालार की बात कर रहे हैं? सालार की ब्रेन ट्यूमर की? इसे कई हफ्ते पहले की फुरकान और अपनी बातचीत याद आई। हॉस्पिटल का विजिट, सालार का बदला हुआ रवैया। वो बेयकीनी के आलम में फोन हाथ में ले बैठी रही। फोन पर अब दोनों तरफ खामोशी थी। आपसे किसने कहा? इमामा ने कांपती हुई आवाज में उनसे पूछा। उसने तुम्हें नहीं बताया? सिकंदर ने अजीब बेबसी से इमामा से पूछा। इमामा को सवाल का जवाब देने या सोचने का मौका नहीं मिला। बाहर हान की आवाज सुनी उसने। मैं कुछ देर में आपसे बात करती हूँ पापा। उसने सर पड़ते हाथों में थामे फोन को संभालने की कोशिश करते हुए सिकंदर से कहा। मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। वो अपने पछतावे का इजहार कैसे किए बगैर न रह सके। इमामा ने फोन बंद कर दिया। सब कुछ एकदम ही बेमानी हो गया था। किसी बुत की तरह फोन को गोद में रखे साख्त बैठी थी वो। मम्मी, आप ठीक हैं? इमामा ने चौंक कर हुमैन को देखा। जवाब देने या कोई और सवाल करने की बजाय उठकर बाहर निकल गई। हुमैन कुछ और उलझा था। तुम अभी तक जाग रहे हो? सालार ने लॉन्च में दाखिल होती वहां पड़े कंप्यूटर के सामने बैठे जिब्रेल को देख लिया था। बाप की आवाज जिब्रेल को करंट की तरह लगी थी। बर्क रफ्तार से उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस साइट बंद की जो खोले बैठा था और अब बाप का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। इमामा खान की आवाज सुनकर भी नहीं आई थी। जिब्रेल खान की आवाज सुन ही नहीं सका। उसका जहन जिस गिरदाव में फंसा था वहां वो सुन भी नहीं सकता था। मैं एक असाइनमेंट की तैयारी कर रहा था। जिब्रेल ने अपने सामने खड़े सालार को देखे बिना, नजरें मिलाए बिना कहा। वो बाप का चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा था? सालार ने जिब्रेल का चेहरा देखा। उसके अकब में डेस्कटॉप पर वर्ड पेन का
होम पेज देखा। बहुत देर हो गई, 10:30 हो रहे हैं, अब तुम्हें 10 बजे से पहले पहले सब काम मुकम्मल कर लेना चाहिए, याद है? साला ने उसे याद दहानी कराई। जिब्राइल ने इस बार भी बाप को देखे बगैर सर हिलाकर उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? साला ने उससे पूछा। हॉर्न की आवाज के बावजूद भी नहीं आई थी वो, और जिब्राइल रात के स्पेयर लाउंज पे डेस्कटॉप पर अकेला मौजूद था। उसके घर में खिलाफ मामूल था। वो खदशा जो उसे डिनर में लाक हुआ तो वो जैसे यकीन में बदलता जा रहा था। जिब्राइल को जवाब देना नहीं पड़ा। बच्चों के कमरे का दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गई थी। साला ने उसे देखा और उसके चेहरे पर पड़ने वाली एक नजर ही उसे बताने के लिए काफी थी कि उसकी बदतरीन खदशात ठीक साबित हुए थे। उस लाउंज में मौजूद तीनों अफराद अजीब ड्रामाई अंदाज में वहां एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वो खामोशी जिब्राइल ने पहली बार अपने घर में अपने माँ बाप के दरमियान एक दीवार की तरह हाइल होती देखी थी, और उस खामोशी ने उसके खौफ को और बढ़ाया था। वो बल्ला का ज़हीन था, लेकिन दुनिया की कोई ज़िहानत इंसानी रिश्तों के उलझे धागों को सुलझा नहीं सकती, न खामोशी की दीवारें छेद सकती है। गुड नाइट, उसे जैसे राह फरार सूझी थी। वो 2 लफ्ज़ बोलकर माँ बाप को देखे बिना वहां से गैर मुतवाज़िन चाल के साथ गया। लाउंज में खड़े रह जाने वाले दोनों अफराद ने इसे नहीं देखा था। वो एक दूसरे को देख रहे थे, एक नजर, फिर दूसरी और फिर तीसरी। फिर साला पलट कर अपने बेडरूम की तरफ गया। वो उससे ज्यादा उन नजरों का सामना नहीं कर सकता था। वो उसके पीछे मैकेनिकी अंदाज में अंदर आई थी, जैसे किसी ट्रांस में। वो सहरज़दा नहीं थी, दहशतज़दा थी। साला भी उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं था। डिनर जैकेट को सोफे पर फेंकते उसने फोन ट्राउजर की जेब से निकाला जो बज रहा था। वो सिकंदर उस्मान थे। उसकी आवाज सुनते सिकंदर अपना हौसला खो बैठे। साला ने जिंदगी में पहली बार बाप को रोते हुए देखा था। तुमने तय कर रखा है कि तुम सारी उम्र मुझे चैन नहीं लेने दोगे। सिकंदर ने आंसू के दरमियान कहा। वो औलाद की तकलीफ पर परेशान होने वाले बाप थे, रो पड़ने वाले बाप नहीं थे। आज उनका इल्जाम भी उस औलाद ने खत्म किया था जो इतने सालों से उसके लिए फक्र का बास रहा था। इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया पापा, उस जुमले ने सिकंदर को और भी जख्मी कर दिया। मैं यार तुम्हारी मम्मी कराशासा आ रही इस हफ्ते। उन्होंने अपने आप पे काबू पाने की कोशिश की। पापा क्या फायदा है, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, सब कुछ वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, यहाँ फिर आ जाऊंगा पाकिस्तान आपके पास। उसने अपने बाप को समझाने की कोशिश की। वो इन हालात में उन दोनों को अपने सामने नहीं देखना चाहता था। आप परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रीटमेंट हो रहा है, अब सिर्फ दुआ करें। मम्मी से बात करवाई मेरी। तैयबा भी उसी कैफियत में थी जिसमें सिकंदर उस्मान थे। उसकी बीमारी का इंकशाफ एक आतिशफशा की तरह था जिसने उससे जुड़े हर शख्स की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। कमरे में टहलते फोन कौन से लगाए, वो अपने माँ बाप को तसल्लियां देते उस वजह से बेखबर नहीं था जो कमरे में सारी गुफ्तगू के दरमियान किसी बुत की तरह साफ खड़ा था। साला ने बिलाखिर फोन बंद कर दिया। उसने फोन रखकर इमामा को देखा। उसका चेहरा सफेद था, बिल्कुल बेरंग, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। बैठकर बात करते। खामोशी का सालार ने तोड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर इमामा का हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ ले आया। वो खींची चली आई थी किसी रोबोट की मानिंद। तुम्हें किसने बताया? गुफ्तगू का आगाज भी अब उसी को करना था। तुमने क्यों नहीं बताया? सवाल का जवाब गैर मुतवक्का था। हिम्मत नहीं पड़ी। जवाब ने इमामा की भी हिम्मत तोड़ दी। वो कम हौसला तो कभी नहीं था, तो क्या वो खबर उस बीमारी की वजह इस हद तक खराब थी कि वो कम हिम्मत हो रहा था? वो उसे देखे बिना जूतों के तस्मे खोलते उसे अपनी बीमारी के बारे में बता रहा था। ट्यूमर की तशखीस, रुयत मुमकिना इलाज, मतौक़ा मुज़म्मिरात और दम साधे सब कुछ सुनती गई। तुम ठीक हो जाओगे ना? उसे सारी गुफ्तगू के बाद उसका कतला दोनों हाथों से पकड़कर मन्नत वाले अंदाज में पूछा था। वो जवाब ही न दे सका। इमामा तुम जाकर सो जाओ, उसने अपने कंधे से उसके दोनों हाथ हटाते हुए कहा। वो अपने जूते उठाकर सोफे से उठ जाना चाहता था लेकिन उठ न सका। वो फूट फूट कर रो रही थी। बच्चों की तरह उसके कंधे से लगे। वो उसे सोने का कह रहा था। नींद तो हमेशा के लिए अब उसकी जिंदगी से चली गई थी। वो जो एक घर इतनी मुश्किल से बनाया था वो टूटने जा रहा था। साहिबान हटने वाला था और वो उसे कह रहा था कि वो सो जाए। वो उससे लिपटी हिचकियों के साथ रोती रही, मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा रहा। मैं रिपोर्ट्स देखना चाहती हूँ, रोते रोते एकदम बोली। साला ने एक लफ्ज कहे बगैर उठकर कैबिनेट से फाइल्स के एक पलंदा लाकर उसके सामने सेंटर टेबल पर रख दिया। वो कपकपाते हाथों से रिपोर्ट्स देखने लगी, धुंधलाई आंखों के साथ उन कागजात को देखते हुए जैसे यकीन करना चाहती थी कि कुछ और तो नहीं जो वो छुपा रहा है, कोई और बुरी खबर। पैरों से बाकी मात्र जमीन पे निकाल देने वाला इंकशाफ। हर कागज उसकी आंखों की धुन को गहरा कर रहा था। फाइल को बंद करते उसने सालार को देखा।
मेडिकल साइंस गलत भी तो कह सकती है, साला रुंधी आवाज में कह के उस जुमले पर हंस पड़ा। वो गलत आदमी को गलत जुमले से उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, साइंस गलत भी कह सकती है, डॉक्टर की तशखीस और इलाज भी। उसने मामा की बात को रद्द नहीं किया था, वो उसकी हैसियत को और बढ़ाना नहीं चाहता था। तुम ठीक हो जाओगे ना, उसका बात से एक बार फिर थामा गया था, सवाल दोहराया गया था। अगर मेरे हाथ में होता था जरूर, लेकिन ये अल्लाह के हाथ में, इसलिए इंशाअल्लाह। और फिर हिचकियों से रो पड़ी। इस बार साला ने उसे लिपटा लिया। वो मर्द था, रोना नहीं चाहता था, लेकिन जज्बाती हो रहा था। इमामा, तुम्हें बहादुर बनकर इन सब का मुकाबला करना है। वो रोती रही। साला उसे साथ लगाए थपकता रहा। तुम ठीक हो जाओगे, उसने जैसे खुद पर काबू रखते हुए कहा। तुम फिर सवाल कर रही हो? सालार को लगा उसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं, बता रही हूँ, तुम्हें बहादुर बनकर इन सब का मुकाबला करना है। वो उसका जुमला उसी से दोहरा रही थी। बीमारी है, मौत तो नहीं। कैसी तसल्ली थी जो उसने दी। इमामा सिर्फ सूजी आंखों से उसे उम्मीद दिला रही थी। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, मुस्कुराया। इमामा की आंखों में आंसुओं का एक और सैलाब आया। मैंने जिंदगी में तुम्हें बहुत सारे आंसू दिए, तुम्हारे रोने की बहुत सारी वजूहत का बास बना हूं मैं। उसकी आंसू ने अजीब काटा चुभोया था सालार को। बहती आंसुओं के साथ सर हिलाते हुए हंसी। हाँ, पर मेरी जिंदगी में खुशी और हंसी के सारे लम्हात की वजह भी तुम हो। वो उसका चेहरा देख कर रह गया, फिर एकदम खड़ा हुआ। सो जाओ, बहुत रात हो गई। वो कपड़े तब्दील करने वॉशरूम में चला गया। जब वो वापस आया तो उसी तरह वहां बैठी थी, उन्हीं फाइलों के पलिंदे को एक बार फिर गोद में ले, यूं जैसे उसमें झूठ ढूंढ रही हो, कोई गलती, कोई गलतफहमी। उम्मीद तो वहां नहीं थी। साला ने कुछ कहे बिना खामोशी से उसकी गोद से सारी फाइलें उठा ली। इमामा, एक वादा करो। क्या? उसने दुपट्टे से अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा। बच्चों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वो बहुत छोटे। इमामा ने सर हिला दिया। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? उम्मीद ने दुआ का आखिरी लफ्ज पढ़ते ही जिब्राइल से पूछा। जिब्राइल का रंग उड़ गया। तुम क्यों पूछ रहे हो? जिब्राइल ने दिल में दुआ की कि उसे कुछ पता न हो। हमारी फैमिली में किसी को ब्रेन ट्यूमर है, हुमैन ने बिलाखिर ऐलान किया। मेरा ख्याल है कि दादा को है। उन्होंने मम्मी को बताया और वो अपसेट हो गई। जिब्राइल इसका चेहरा देखकर रह गया तो उसकी माँ तक बेखबर पहुंच चुकी थी और उसके दादा तक भी। वो बच्चा सोच रहा था, क्या दादा मरने वाले हैं? हुमैन ने लेटे लेटे राजदिराना अंदाज में जिब्राइल से पूछा। नहीं, उसने बेइख्तियार कहा। थैंक गॉड, मुझे उनसे बहुत प्यार है। हुमैन ने जैसे सुकून का सांस लिया। हुमैन, तुम ये बात किसी को मत बताना, जिब्राइल ने एकदम उसे टोका। दादा की ब्रेन ट्यूमर वाली? वो मुतज्जिस हुआ। हाँ, क्यों? वो हाँ, हुमैन को समझ आ गया था। दादा ने मम्मी को बताया तो अपसेट हो गई। अब तुम किसी और को बताओगे तो वो भी अपसेट हो जाएगा। जिब्राइल जितनी हिफाजती बंद बांध सकता था उस वक्त बांधने की कोशिश कर रहा था। वो नन्हा बच्चा अपने माँ बाप के इस राज को राज रखने के लिए हलकान हो रहा था। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लोगों को अपसेट करना गुनाह है ना? हाँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिब्राइल ने इसको डराया। हाँ, ओके। हुमैन की आवाज में खौफ था। वो सीधा होकर लेट गया। जिब्राइल कुछ इस तरह लेटा रहा, हुमैन के सोने का इंतजार करता रहा। जब इसे यकीन हुआ कि वो सो चुका है तो बड़ी एहतियात से बिस्तर से उठा और दबे कदम चलता हुआ दरवाजा खोलकर लाउंज में आ गया। जिब्राइल ने कंप्यूटर ऑन किया और दोबारा उन्हीं मेडिकल वेबसाइट को देखने लगा जिन्हें सालार के आने से पहले देख रहा था। सालार अपनी बीमारी के बारे में जितना कुछ जानता था, जिब्राइल उस एक रात में उससे 10 गुना ज्यादा जान चुका था। बीमारी के इंकशाफ के असरात से अगले दिन पता चलना शुरू हुए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 5 अरकान के बाद बारी बारी बहुत से ऐसे लोगों ने उसे मैसेजेस और कॉल्स शुरू किए जो उनके उस मालियाती निज़ाम से वाबस्ता होने के लिए फाइनेंशियल इमदाद दे रहे थे और उस इदारे में अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए थे। इस हालत सिकंदर उसके साथियों के लिए एक बड़ा धचका था। उस स्टेज में सरा की अदम एतमादी उनके इदारे की साख के लिए बहुत नुकसानदा थी। कुछ बड़े सरमायाकार पीछे हट गए थे और वापस तब आने के लिए तैयार थे जब उन्हें उनका इदारा काम करता कामयाब होता नजर आता। साला, कुछ देर के लिए सब छोड़ दो, इमामा ने उस रात बुलाकर उससे कहा था। वो बहुत देर तक फोन पर किसी से बात करता रहा था। इमामा बहुत देर तक खाने की टेबल पर उसका इंतजार करने के बाद वक्फे से उसे देखने बेडरूम आती रही, लेकिन उसे मुसलसल मसरूफ देखकर उसने बच्चों को खाना खिला दिया और जब वो बेडरूम आई तो साला फोन खत्म कर रहा था। खाने का पूछने पर उसने इनकार कर दिया। वो सोफे पर बैठा हाथों की उंगलियों से अपनी आंखें मसल रहा था और बेहद थका हुआ लग रहा था। वो उसके पास आकर बैठ गई। वो जिस क्राइसिस में था वो उससे बेखबर नहीं थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। क्या छोड़ दूं? वहां के मसलते चौका काम। अच्छा, वहां से पड़ा।
सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने इलाज पर तवज्जो दो, अपनी सेहत, अपनी जिंदगी पर। हमारे लिए सिर्फ वो अहम है। वो अब जैसे उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। इमामा, मेरे पास चॉइस नहीं है और मेरे पास वक्त भी नहीं है कि एक वक्त में मैं सिर्फ एक काम करूं। वो उसकी बात सुनकर चंद लम्हे बोल न पाई। मैं हर तरह से मुश्किल में हूँ आजकल। बुरे वक्त मैंने पहले भी देखे, लेकिन ऐसा बुरा वक्त नहीं कि जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो रेत हो जाए। वो सर झुकाए कह रहा था। इमामा की आंखें नम होने लगी। वो कई हफ्तों से लगातार रो रही थी। उसके बावजूद आंखों का पानी खत्म नहीं हो रहा था। वो कुआं बन गई थी। गुनहगार तो हूँ मैं, हमेशा से हूँ। गुमान और गुरूर तो कभी नहीं किया मैंने। क्या भी तो तौबा कर, लेकिन पता नहीं क्या गुनाह कर बैठा कि यूं पकड़ में आया हूँ। आजमाइश है सालार, गुनाह की सजा क्यों समझ रहे हो? इमामा ने उसकी कलाई पर हाथ रखा। काश आजमाइश हो और खत्म हो जाए, ना खत्म होने वाली सजा न हो। वो बड़बड़ाया। तुम्हारे पास कितनी सेविंग्स है? उसने बात करते करते मौजू बदल दिया। मेरे पास? वो उलझी। पता नहीं, पाकिस्तान में बैंक में काफी रकम होगी, मुझे अमाउंट का पता नहीं। तुम्हें जरूरत है क्या? उसने एकदम सालार से पूछा। नहीं, मुझे जरूरत है, लेकिन शायद तुम्हें उसे अब इस्तेमाल करना पड़े बच्चों के लिए। यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ कितना अर्सा पापा के पास में बच्चों के साथ ठहरना पड़े, मुझे अभी अंदाजा नहीं। वहाँ पापा के पास बच्चों की तालीम कम अज कम मुतासिर नहीं होगी। अमेरिका में फिलहाल तुम सबको रखना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, खासतौर पर अब जब मेरी जॉब खत्म हो रही है और मैं अपने इदारे के लॉन्च करने की प्रोसेस में भी बेहद मसाइल का शिकार हूँ। और इस पर एक ही उम्र। वर्ल्ड बैंक की जॉब के साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएंगे। जो अमेरिका में मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है वो कैंसर ट्रीटमेंट कवर नहीं करती, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। साला, तुम सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो, अपने ऑपरेशन और इलाज पर। बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। बच्चों की तालीम, तुम्हारा इदारा, सब कुछ। और पैसों के बारे में परेशान मत हो, बहुत कुछ है मेरे पास जो बेचा जा सकता है। साला ने उसे टोक दिया। नहीं, कोई भी चीज अब नहीं बेचूंगा, उसे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। अब मैं घर नहीं दे सका तुम्हें, तो कुछ तो होना चाहिए तुम्हारे पास। के इमामा ने उसके ऑटो पे हाथ रख दिया। अब उससे आगे कुछ मत कहना, मुझसे मत कहना कि मैं मुस्तकबिल का सोचूं। ये सब मेरे पास हो, अब तुम ना हो तो मैं मुस्तकबिल का क्या करूंगी? पानी उसके गले पर किसी आबशार की तरह गिर रहा था। मुस्तकबिल कुछ नहीं है साला, जो है बस हाल है। पढ़ लिख जाएंगे बच्चे भी। मैंने कल के बारे में सोचना छोड़ दिया है। वो रोती रही। तुम्हें पता है मामा, मुझे किस चीज का रंज सबसे ज्यादा है? तुम ठीक कहती थी कि मैंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त सूद पर खड़े इदारों के लिए काम करते गुजारा। सिर्फ कुछ साल पहले मैंने काम करना शुरू किया होता अपने इदारे के लिए, तो आज इदारा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होता। मुझे बीमारी तब हुई होती तो मुझे रंज न होता कि मैं अपने किए का अजाला न कर सका। ये बहुत बड़ा पछतावा है मेरा, जो किसी तौक की तरह गर्दन में लटका हुआ है। बेहद रंजीदा था। तुम क्यों सोच रहे हो ऐसे? तुम कोशिश तो कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, अपनी गलती का अजाला करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बातों पर तड़प उठी। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। तुम उम्मीद छोड़ बैठे हो। नहीं, उम्मीद तो नहीं छोड़ी, लेकिन वो बात करते करते होठ काटने लगा। मुझे कभी ये लगा ही नहीं था कि वक्त थोड़ा रह गया है। जब तक सब ठीक रहता हमें लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत है। हम वो सारे काम पहले करना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद है। वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए रख छोड़े जो अल्लाह को पसंद है। मैं भी मुख्तलिफ नहीं था, मैंने भी ऐसा ही किया। सालार अपने हाथ मसल रहा था बेहद रंज के आलम में। मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि रोज़े क़यामत कैसी होगी, वो एक बार फिर दुनिया में लौटाने की पुकार कैसी होगी, वो एक मौका और मांगने की इल्तिजा क्या होगी। उसकी आवाज़ भराई गई थी। अब मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी नहीं, सिर्फ मुझे इस काम की तकमील कर लेने दे जो मैं करना चाहता हूँ। और अगर ये काम मैं न कर सका तो फिर मेरी दुआ है कि काम मेरी औलाद पाए तकमील तक पहुँचाए। अगर मैं न रहा तो फिर तुम जिब्राइल को इकोनॉमिस्ट। इमामा ने इसकी बात काट दी। क्यों सोचते हो तुम ऐसे? सोचना चाहिए इमामा, तुम ये काम करोगे सालार, कोई और नहीं कर सकेगा। तुम्हारी औलाद में से कोई भी नहीं। हर कोई सालार सिकंदर नहीं होता। वो जिंदगी में पहली बार एतराफ कर रही थी उसके गैर मामूली होने का, उसके खास होने का। सालार ने उस रात उससे बहस नहीं की थी। उसकी अपनी हिम्मत जितनी टूटी थी, वो इमामा की हिम्मत उसी तरह तोड़ना नहीं चाहता था।